हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, जो बिगनर्स हैं, खासकर ये जो वीडियो है बिगनर्स के लिए है। उन्हें मैंने अब तक जो भी है क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ना सिखाया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप 50% एडिटोरियल पढ़ के भी देखें कि आखिर एडिटोरियल में ऐसा कौन सा सेंटेंस होता है जो आपके समझ में नहीं आएगा। आपको टेंस आता है, आपको पैसिव आता है, और आपको जो कुछ मैंने आइटम्स बताए थे कि एडजेक्टिव क्लॉज हो गए, इन्फिनिटिव वगैरह हो गए, अपोजिशन हो गया, अगर ये भी आता है तो हो सकता है वर्ड्स मीनिंग ना आते हो। तो कहाँ पे आप फंसेंगे वो आज इसमें देखते हैं 50% में गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर मैं कल से आपको नॉर्मल न्यूज़ पढ़ाऊंगा, बीच बीच में थोड़ा सा एडिटोरियल लाऊंगा। जब आप बिल्कुल ओके हो जाएंगे तो आप एडिटोरियल खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ एडिटोरियल नहीं पढ़ा सकता हूँ, वो उनका काम है जो एडिटोरियल ही पढ़ाते हैं। मैं स्पोकन टीचर हूँ, मेरा सारा टाइम स्पोकन में जाता है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मतलब मैं यहाँ से लेकर के 50% जो है ये मैं पढ़ाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पर लिखा है कि टुवर्ड्स अ न्यू नॉर्मल। अब ये सब क्या है, छोटे छोटे फ्रेजेज हैं, इनमें अपना कोई सब्जेक्ट वर्ब तो होता नहीं है। तो आपको अपना एक मतलब निकालना होगा। टुवर्ड्स का मतलब है की ओर। अ न्यू नॉर्मल, न्यू नॉर्मल का मतलब है कि अब यही नॉर्मल है, मतलब इसी तरीके से जीना है, इसी को एक नया नॉर्मल समझिए। पहले जो नॉर्मल लाइफ थी अब वो नहीं है, अब कुछ नया ही नॉर्मल है। तो उस तरफ के लिए लिखा है कि टुवर्ड्स ए न्यू नॉर्मल, एक नए नॉर्मल की तरफ। इसका ये मतलब निकला। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है कि विद अ वैक्सीन नॉट येट इन साइट, कॉमा है, फिर है कि ईजियर कॉमा चीपर टेस्टिंग कैन हेल्प प्रोटेक्ट द वल्नरेबल। गाइस, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, चाहे आप वो क्राइम वाले न्यूज़ पढ़े या एडिटोरियल पढ़े, आपको विद से सेंटेंस जरूर दिखाई देने वाला है। विद से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा तो विद से एक मतलब विद होगा, उसके बाद एक फ्रेज होगा, फिर एक कॉमा होगा, कॉमा के बाद दूसरा एक सेंटेंस होगा गाइस। तो इसको तोड़कर देखते हैं। वैक्सीन नॉट येट इन साइट, इसका मतलब है कि जो वैक्सीन है, कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है, नॉट येट नहीं है अभी भी, इन साइट दृष्टि भी नहीं है। तो विद लग गया तो उसके दृष्टि में ना होने के साथ, कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है अब तक दिखाई नहीं दे रहा कि कब आएगा कब नहीं आएगा, तो वो नहीं है उसके ना होने के साथ, तो विद लग गया। फिर लिखा है ईजियर यानी कि आसान, चीपर यानी कि सस्ता, टेस्टिंग यानी कि कोरोना वायरस का जो टेस्ट है, कैन हेल्प वो सहायता कर सकता है। तो कैन तो आपको पता है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, कैन हेल्प। हेल्प वाले में तुरंत ना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब अगर बहुत ग्रामर में जाए तो उसको बेस फॉर्म आप कहें कि बेस फॉर्म आती है, बट फर्स्ट फॉर्म ही मैं इसको ज़्यादा कहता रहता हूँ। कैन हेल्प प्रोटेक्ट द वल्नरेबल, यानी कि वो हेल्प करेगा, ये जो टेस्टिंग है, ईजियर चीपर जो टेस्टिंग है, ये हेल्प कर सकता है क्या करने में, प्रोटेक्ट द वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब जो कमज़ोर लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने में यही मदद करेगा। क्यों? क्योंकि वैक्सीन है नहीं, तो वैक्सीन के दृष्टि में न होने के साथ अब क्या मदद करेगा कमज़ोरों की, तो ईजियर चीपर टेस्टिंग ही मदद कर सकता है। क्लियर है? ऐसे तोड़िए। तो इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं कि समझ में ना आए। आगे देखते हैं। द सेंटर हैज अनाउंस्ड, तोड़ तोड़ कर देखते। देखिए यहीं पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया ना, तो टेंस आना चाहिए। द सेंटर हैज अनाउंस्ड, सेंटर ने अनाउंस कर दिया है। क्या अनाउंस किया है? फर्दर रिलैक्सेशन। फर्दर मतलब आगे जो आने वाला, अभी आया नहीं है। फर्दर रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन का मतलब है कि आपको एक आराम मिलेगा, एक आफियत मिलेगी, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जो आगे की जो रिलैक्सेशन है उसका सेंटर ने अनाउंस कर दिया है। अब देखिए रिलैक्सेशन के बाद देखिए क्या लिखा है कि इन द लॉकडाउन। मैंने आपको कई बार बताया है दोस्तों, प्रेपोजिशन के बाद जो आपको कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे, तो इस प्रेपोजिशन से लेकर के ये जो वर्ड है यहाँ तक प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। ये दो काम करते हैं, या तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं या ये एडवर्ब का काम करते हैं। एडजेक्टिव का जब काम करेंगे तो किसी नाउन के बारे में कुछ बताएंगे। तो यहाँ रिलैक्सेशन क्या है? नाउन है, तो उस नाउन के बारे में बता रहा है कि रिलैक्सेशन किस चीज में? इन द लॉकडाउन, लॉकडाउन में छूट मिलेगी। तो सेंटर हैज अनाउंस्ड फर्दर रिलैक्सेशन इन द लॉकडाउन। ठीक है जी, यानी कि लॉकडाउन में जो छूट मिलेगी आगे उसका अनाउंस कर दिया है।
मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूँ, बिगनर्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है कि दैट बिगेन ऑन मार्च 25। पहले यहाँ तक देख लीजिए, दैट बिगेन, ये दैट क्या है? ये दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से जब कोई वाक्य शुरू होता है वो क्लॉज कहलाता है, और वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है, क्योंकि वो एडजेक्टिव का काम करता है। ये जो लॉकडाउन है ना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये दैट, क्योंकि अगर हु होता तो इंसानों के लिए हु लगता है, और इंसान नहीं है तो या तो विच लगेगा या दैट लगेगा। तो दैट बिगेन यानी कि लॉकडाउन जो बिगेन, पास्ट इंडेफिनिट, जो शुरू हुआ ऑन मार्च 25 मार्च को जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो इस लॉकडाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया। फिर यहाँ लिखा है कि टू कॉम्बैट, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है कॉम्बैट? ये इन्फिनिटिव है, ये पर्पस को दिखाता है, ये बता रहा है कि जो लॉकडाउन शुरू हुआ क्यों शुरू हुआ। टू कॉम्बैट यानी कि कॉम्बैट मतलब होता है युद्ध लड़ना। द कोविड-19 पैंडेमिक, किससे युद्ध लड़ना था? कोविड-19 का जो पैंडेमिक है, महामारी जो है, उससे लड़ने के लिए ये लॉकडाउन शुरू हुआ 25 मार्च को। क्लियर है? ऑल्दो द नंबर्स आर अनरिलेंटिंग, ठीक है, सब ठीक है। उस जब ऑल्दो आ जाए ना तो तुरंत उसके कुछ विपरीत बात करेगा कि ठीक है, अच्छा है कि सेंटर ने अनाउंस कर दिया है कि कुछ रिलैक्सेशन होगा, ओके। लॉकडाउन में कौन सा लॉकडाउन? तो 25 मार्च को शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? तो कॉम्बैक्ट करने के लिए कोविड-19 पैंडेमिक को। ऑल्दो, फिर भी, द नंबर्स आर अनरिलेंटिंग। अब यहाँ पर एक वर्ड में आप फंस गए, अनरिलेंटिंग, तो ये सब आपको सीखना होगा। अनरिलेंटिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है, रिलेंट का मतलब होता है कि झुक जाना, मान जाना, हार जाना, रुक जाना, कि मैं रिलेंट करता हूँ। अन लग गया तो ना रुकेगा, ना मानेगा, ना हारेगा, यानी कि जो संख्या है कोविड-19 की वो अनरिलेंटिंग, वो बढ़ती जा रही है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। द थर्ड फेज विल नाउ टेक इफेक्ट फ्रॉम August 5। ये तो बिल्कुल छोटा सेंटेंस है, फ्यूचर, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। देखिए, विल है तो विल से पहले क्या होगा? विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, ओके। तो ये क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा, तो द से लेके फेज तक ये एक छोटा सा फ्रेज है, इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। सब्जेक्ट हो गया कि द थर्ड फेज, यानी कि जो तीसरा चरण है, विल नाउ टेक इफेक्ट। टेक इफेक्ट का मतलब है कि अब प्रभाव में आएगा। तीसरा चरण अब शुरू होगा कब से? फ्रॉम August 5, 5 अगस्त से तीसरा चरण शुरू होगा, अनलॉकिंग जो हो रही है। अब है कि एट नियरली 17 लाख, एट नियरली लगभग, आसपास जो है 17 लाख के आसपास, इंडिया स्टूड थर्ड अमॉन्ग कंट्रीज विद द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ केसेस। देखिए, लगभग 17 लाख जो केसेस हैं, लगभग कितने हैं? 17 लाख हैं। उसके बाद कॉमा लगाकर लिखा है कि इंडिया स्टूड थर्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इंडिया स्टूड थर्ड का मतलब है कि तीसरे स्थान पे खड़ा हुआ, तो ऐसे कहने का मतलब है मतलब तीसरे स्थान पे आया। अमॉन्ग कंट्रीज, अमॉन्ग का मतलब है कि जितनी भी कंट्रीज है उनके बीच में इंडिया जो है, उनके बीच में इंडिया तीसरे स्थान पे खड़ा हुआ। विद द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ केसेस, किस चीज के साथ? हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस है, कितने हैं? एट नियरली 17 लाख। ठीक है। अब है कि थर्ड ऑफ दिस केसेस आर करेंटली एक्टिव। ये जो 17 लाख के करीब जो केसेस है ना, जो हुए हैं इंडिया में, इसका जो थर्ड ऑफ दिस, इसका जो तीसरा जो है, थर्ड, इसका जो तिहाई है, आर करेंटली एक्टिव, अभी भी एक्टिव है। हो गया? क्लियर है? आगे देखिए। विद ओवर 36,000 डेथ्स, विद वाला जब सेंटेंस होता है, मैंने आपको कई बार कहा है कि विद के बाद एक फ्रेज होगा, फिर एक कॉमा होगा, कॉमा के बाद फिर दूसरा वाक्य होगा। तो विद ओवर 36,000 डेथ, ओवर लिखा है यानी कि 36,000 डेथ से भी ओवर, ज्यादा, के साथ, विद है ना, के साथ। इंडियाज केस, इंडिया का जो केस फैटेलिटी रेट है, यानी कि फैटेलिटी मतलब मरने का जो रेट है, इंडिया में जो लोग मर रहे हैं, तो इंडियाज केस फैटेलिटी रेट ऑफ 2.16%, कितना है फैटेलिटी रेट? 2.16% का रेट है। इज रिलेटिवली लो, वो मुकाबले में, अगर और देशों के मुकाबले देखें तो लो है। फिर से देख लीजिए, 36,000 डेथ हुए हैं, तो ये 36,000 डेथ के साथ अगर हम देखें तो इंडिया का जो वो फैटेलिटी रेट है वो सिर्फ 2.16% है और बाकी देशों के मुकाबले लो है। क्लियर है? आगे देखते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइडर प्रिविलेंस इंडिकेटेड इन serology surveys in Delhi and Mumbai suggests that the death rate could be even lower than
करेंट एस्टिमेशन। यहाँ पर कुछ बड़ा वाक्य है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों समझ में नहीं आएगा आखिर ऐसा क्या है इस वाक्य में। देखिए ऐसे तोड़िए पहले, सजेस्ट ये आपका वर्ब है, देख रहे हैं सजेस्ट आपका वर्ब है। सजेस्ट का मतलब होता है कुछ कहना, कुछ बतलाना, वैसे तो सजेशन देना भी होता है। तो सजेस्ट आपका वर्ब है, तो वर्ब से पहले आएगा सब्जेक्ट। तो देखिए द से चालू है, द से लेकर के मुंबई तक ये सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा, या नाउन फ्रेज होगा, या नाउन क्लॉज होगा। क्लॉज तो कहीं से लग नहीं रहा है, फ्रेज लग रहा है। क्लॉज के अंदर अपना सब्जेक्ट वर्ब होता है। तो इसको तोड़ते पहले, द पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, ठीक है, संभावना। इसके बाद क्या लग गया, ऑफ वाइडर प्रिविलेंस। ये जो आप देख रहे हैं ना, ऑफ से लेकर यहां तक, ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या काम कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है कि पॉसिबिलिटी किस चीज की, ऑफ वाइडर, वाइडर बहुत बड़ा, प्रिविलेंस, प्रिविलेंस का मतलब उसका फैलाव, उसका प्रसारण, मतलब फैल जाए, स्प्रेड कह लीजिए। तो ये चांस है कि बहुत ज्यादा फैलाव के चांसेस है। प्रिविलेंस के तुरंत बाद आप क्या देख रहे हैं, इंडिकेटेड इन सेरोलॉजी सर्वेज इन दिल्ली एंड मुंबई। तो इंडिकेटेड से लेकर मुंबई तक जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते पास्ट पार्टिसिपल। ये काम, ये कौन सा काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। तो पार्टिसिपल फ्रेज हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल इंडिकेटेड है। तो इस ये जो बोल ही नहीं पा रहा हूं, पास्ट पार्टिसिपल ये जो शब्द है, ये जो इंडिकेटेड है, और इससे ये जो जुड़े हुए हैं, ये सब मिलाकर एक पार्टिसिपल फ्रेज बनाया। ये पार्टिसिपल फ्रेज एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी कि बता रहा है प्रिविलेंस के बारे में, कि इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो वाइडर फैलाव इंडिकेटेड, जिसका इंडिकेशन मिला इन सेरोलॉजी। सेरोलॉजी का मतलब होता है जो ब्लड निकालते हैं, सीरम वगैरह निकाल के उसमें से जो भी करते हैं, वो सेरोलॉजी है। तो सेरोलॉजी के सर्वे में इंडिकेट हो गया। कहाँ पे हुआ ये सर्वे, दिल्ली और मुंबई में हुआ। तो आपको समझ में आया, ये जो चांस है कि बहुत बड़े रूप में प्रसार होगा, जो कि इंडिकेट हो गया एक सर्वे में, जो कि दिल्ली मुंबई में हुआ था। सजेस्ट वो ये बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं, दैट यह कि द डेथ रेट कुड बी इवन। जो डेथ रेट है, कुड बी चांस है, इवन कहाँ गया, लोअर देन करेंट एस्टिमेशन। ये लोअर हो सकता है किसके मुकाबले, दैन लग गया, मुकाबले करेंट एस्टिमेशन। अभी जो एस्टिमेशन है, अभी जो आकलन है, उस हिसाब से कम हो सकता है, ऐसा इसने इस सर्वे में पाया गया है। तो इतना वक्त लगता है तोड़ तोड़ कर समझाने में गाइस। चलिए आप एक बार आप सीख लेंगे ना कि ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आता है। सेंटेंस है, वर्ड मीनिंग की गारंटी कोई नहीं ले सकता, आपको खुद ही तैयार करना पड़ेगा, ये तो मैं समझ सकता हूँ। बट सेंटेंस की गारंटी तो ले ही सकते हैं यार। कुछ लिमिटेड सेंटेंसेज है, आप सीख लेंगे तो आप इसमें ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा ये वही तरीका है क्या, बस। जैसे यहाँ कुड बी है, अब कुड बी क्या है, आपका मॉडल है, तो मॉडल आना चाहिए आपको। द डिजीज स्प्रेड हैज बीन अनइवन। अब ये जो हैज बीन है, ये भी कुछ खास नहीं है। हैज बीन अगर मैं बोलूँ कि आई हैव ऑलवेज बीन पोलाइट, यानी कि मैं हमेशा पोलाइट रहा हूँ। शी हैज ऑलवेज बीन द स्टूडेंट ऑफ यूपी बोर्ड, वो हमेशा यूपी बोर्ड की स्टूडेंट रही है। तो इस हैज बीन का मतलब है कि ये शुरू से ऐसा ही रहा है। द डिजीज स्प्रेड, बीमारी का जो फैलाव है, हैज बीन अनइवन, ये अनइवन रहा है, यानी कि बराबर नहीं रहा है, अनियमित रहा है, कभी ज़्यादा तो कभी कम, ऐसा रहा है। विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर, देश के अंदर हो गया। द रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टेट्स एंड सिटीज हैव ऑल्सो रिमेन्ड इनकंसिस्टेंट। ये भी कुछ खास नहीं। देखिए हैव रिमेन्ड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैव से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो ये द से लेकर के सिटीज तक आपका सब्जेक्ट है, जो कि नाउन फ्रेज है। ये द रिस्पॉन्सेज यानी कि जो भी रिस्पॉन्स है, अब सबकी हिंदी करना मुश्किल है, क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया किसकी है, ऑफ स्टेट्स एंड सिटीज, जो राज्य हैं, जो शहर है, उनकी जो प्रतिक्रिया है। हैव ऑल्सो रिमेन्ड, वो भी रिमेन मतलब बरकरार रहा है। इनकंसिस्टेंट, वो भी अस्थिर रहा है, एक कंसिस्टेंट नहीं रहा है, कभी है तो कभी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ केसेस। अब अलॉन्ग विद का मतलब है, जैसे बोलूँ कि आई अलॉन्ग विद माई वाइफ वेंट टू मार्केट, यानी कि मैं अपनी पत्नी के साथ मार्केट गया। तो अलॉन्ग विद का मतलब उसके साथ साथ। तो अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ केसेस, जितने भी नंबर ऑफ केसेज हैं, इसके साथ साथ ओवरवर्कड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अब इसको ये तोड़िए इसको, ये भी आपका फ्रेज हो गया। ओवरवर्कड, जो बहुत ज़्यादा काम किया हो, ऐसे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग इस हेल्थ केयर करते हैं, जो देखभाल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंसिंग फैटिक, तो ये जो लोग हैं फैटिक एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फैटिक का मतलब थकान है, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
अच्छा जी। एंड द पब्लिक, जो लोग हैं, शोइंग इम्पेशेंस विद रिस्ट्रिक्शंस, तो जो भी पाबंदियां लगी है उसमें वो इम्पेशेंस हैं, यानी इम्पेशेंट है, यानी कि इम्पेशेंस दिखा रहे हैं, मतलब उनमें धीरज नहीं है कि अब यार ये पाबंदी बर्दाश्त नहीं होगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि नंबर ऑफ केसेस तो है, इनके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा काम किया है, ओवर वर्क किया है, ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो कि क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, थकावट। और जो पब्लिक है वो अपना इम्पेशेंस दिखा रही है इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस में, आर ऑल्सो इन द राइज, ये भी बढ़ रहा है। यानी कि अलॉन्ग विद का मतलब है कि उसके साथ साथ तो नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहे हैं, और ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं ये भी थकावट महसूस कर रहे हैं, प्लस जो पब्लिक है इनका जो वो इम्पेशेंस है वो भी बढ़ रहा है, ये सब बढ़ रहा है, ये बताया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। दिस इज नॉट अ प्लेजेंट मिक्स ऑफ सर्कमस्टांस, तो नॉर्मल इज का इस्तेमाल, दिस इज नॉट, ये नहीं है, क्या नहीं है, प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब है अच्छा, खुशनुमा। दिस इज नॉट अ प्लेजेंट मिक्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी कि ये जो सर्कमस्टांसेस है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, उधर हेल्थ वर्कर्स हैं वो थके हुए हैं, पब्लिक सही से कुछ नहीं कर रही, तो ये जो परिस्थितियां है ना, ये जो मिक्स ऑफ सर्कमस्टांसेस है, ये प्लेजेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ प्लेजेंट मिक्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, ये कोई अच्छा नहीं है। एंड अटमोस्ट विजिल मस्ट कंटिन्यू, देखो ये तो मस्ट है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो मस्ट है तो इससे पहले सब्जेक्ट होगा, तो ये देख लीजिए एंड, यानी कि और अटमोस्ट विजिल, विजिल का मतलब होता है चौकसी बरतना, ध्यान रखना, अटमोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा चौकसी जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। अब है कि बाई नाउ, यानी कि अब तक, इट इज़ ऑल्सो एविडेंट, इट इज़ ऑल्सो एविडेंट, ये भी जाहिर है, एविडेंट का मतलब बिल्कुल क्लियर है, ये भी जाहिर है, दैट कंप्लीट लॉकडाउन्स, अब इसको देखिए, दैट यानी कि यह कि कंप्लीट लॉकडाउन्स दैट डिसरप्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, लेकिन ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये लॉकडाउन के बारे में बता रहा है कि वो कंप्लीट लॉकडाउन दैट डिसरप्ट, जो बर्बाद कर देगा, डिसरप्ट कर देता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, कैन नॉट बी सस्टेन, वो सस्टेन नहीं रह सकता, वो बिल्कुल बरकरार नहीं रह सकता ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो लंबे समय तक नहीं चल सकता है। जिम्स एंड योगा सेंटर्स, जो जिम है और योगा सेंटर्स है। फिर यहाँ की बट नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है पढ़ाई लिखाई वाला वो नहीं, बट नॉट है ना, तो बट नॉट का मतलब ये नहीं, सिर्फ कौन से, जिम और जो योगा सेंटर है, और अच्छा मेट्रो रेल भी नहीं और लार्ज गैदरिंग भी नहीं, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं खुलेगा, मेट्रो रेल नहीं खुलेगा, लार्ज गैदरिंग नहीं होगी, सिर्फ जिम एंड योगा सेंटर विल बी अलाउड। ये जो विल बी है ना, ये जिम और योगा सेंटर के लिए है, बीच में आपका यहाँ पर कॉमा देके जोड़ दिया है, बट नॉट से एक बड़ा सा फ्रेज बना दिया है, तो सिर्फ जिम और योगा सेंटर अलाउड होगा इन द नेक्स्ट फेज, अगले चरण में। बस खत्म है, 50% होने वाला है, आगे देखते हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स विल बी ईजियर, देखिए विल बी का नॉर्मल तो टेंस है, मूवमेंट ऑफ पीपल सिर्फ आपका ना सब्जेक्ट इतना बड़ा होता है कि आप समझ नहीं पाते, लोगों का मूवमेंट, मूव करना, आना जाना, एंड गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स, बॉर्डर्स के पार जो सामान जाता है, विल बी ईजियर, वो आसान होगा, एज पर द सेंटर्स गाइडलाइन, सेंटर ने जो भी गाइडलाइन दी है उनके अनुसार, एज पर का मतलब उनके अनुसार। फिर है कि रैंडम रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट, रैंडम का मतलब है कि अचानक कभी भी कुछ भी लगा दो, जो रैंडमली जो चीज़ें होती है ना, तो जो रैंडम जो प्रतिबंध है किस पर, ऑन मूवमेंट, आने जाने पर, सच एज, जैसा कि दोज, वो प्रतिबंध, इन तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में है, वेयर, जहां पर एन ई पास इज रिक्वायर्ड, एक इलेक्ट्रॉनिक पास की जरूरत है, फॉर इंट्रा एंड इंटर स्टेट ट्रैवल, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रैवल करना है तो ई पास चाहिए, अपने ही स्टेट में अगर ट्रैवल करना है तो ई पास चाहिए। तो ये जो चीज़ है मस्ट नाउ बी डन अवे विद, अच्छा डन अवे मुहावरा भी कर दिया, डू अवे विद का मतलब होता है उसको खत्म करना, रद्द करना, समाप्त करना, तो मस्ट नाउ, अब उसे पक्का ही रद्द किया जाना चाहिए। कोई समझ में आया यहाँ से, ये जो रैंडम रिस्ट्रिक्शन है ना, ये अब खत्म किया जाना चाहिए, बस हो गया। तो अब ये सब चीज़ें, अब इसमें मैं आपको होएंगे, अब सिखाने को बहुत कुछ है, जैसे कि कुड है, बहुत सारे आइटम है, तो सिखा ही देता हूँ, कुछ छोटे छोटे आइटम आपको बताता हूँ गाइस। चलिए गाइस देखते हैं, कई बार मैंने कहा कि विद से भी सेंटेंस होता है, तो विद के तुरंत बाद एक फ्रेज लगता है, उसके बाद कॉमा होगा, फिर एक सेंटेंस होता है, थोड़ा अजीब सा होता है, जैसे यहाँ लिखा होगा कि विद, मान लीजिए विद अ वेरी, या ऐसे कर लीजिए, विद बीइंग वेरी बैड एट
इंग्लिश, फिर होगा वी मस्ट ज्वाइन, मान लीजिए ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट सो दैट वी कैन बी परफेक्ट। आगे तो कितना लंबा कर दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि विद से चालू हुआ, और विद से चालू हुआ तो विद है, उसके बाद एक फ्रेज है, यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेज है, कोई क्लॉज तो है नहीं, उसके बाद कॉमा है, कॉमा के बाद एक पूरा सेंटेंस है। तो ये परिस्थिति आती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, विद बीइंग वेरी बैड एट इंग्लिश, इंग्लिश में बहुत बुरा होने के साथ, वी मस्ट ज्वाइन, हमें वाकई ज्वाइन करना चाहिए, अवश्य ज्वाइन करना चाहिए एनी इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट को, सो दैट वी कैन बी परफेक्ट, ताकि हम परफेक्ट हो सके। तो एक तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद कुड भी वगैरह है तो नॉर्मल है, जैसे कि अगर ऐसा लिखा होगा कि दिस बिजनेस कुड बी हार्मफुल, ये हार्मफुल बिजनेस हो सकता है। दिस गर्ल कुड बी डेंजरस, ये लड़की डेंजरस हो सकती है। तो यह कुड बी का मतलब है कि हो सकता है कि ऐसा हो। अगर इसकी जगह कैन भी होता तो चांसेस ज़्यादा है। मैं बोलूँ कि दिस, मान लीजिए कि दिस बिजनेस कैन बी हार्मफुल, तो कैन बी का मतलब है कि जनरल पॉसिबिलिटी, यानी कि अधिकतर ऐसा होता है, तो इस बिजनेस को ना करो क्योंकि ये बिजनेस अधिकतर हार्मफुल होता है, तो हो सकता है। तो कुड बी में थोड़ा सा चांस कम होता है, इसलिए न्यूज़पेपर में कुड बी का ज़्यादा इस्तेमाल। बाकी तो कुछ खास नहीं था। आपको पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये तो पता ही है। जैसे आपको अगर पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल, तो ऐसे लिखा होगा ना कि जैसे कि द लेटर रिटन yesterday इज मिसिंग। अगर एक सेंटेंस ऐसा है तो यहाँ पर है कि द लेटर, अब द लेटर के तुरंत बाद यहाँ पर रिटर्न आ गया, तो ये क्या बोला है भाई, तो ये है पास्ट पार्टिसिपल, और ये पूरा जो है रिटर्न yesterday, ये जो है ये एक फ्रेज बना दिया। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है जो लेटर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि द लेटर, कौन सा लेटर, रिटर्न yesterday, जिसको कल लिखा गया, इज मिसिंग, वो मिसिंग है। तो इस तरह से अगर कुछ मिले तो पास्ट पार्टिसिपल बनाता है। तो बस गैस, ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, इतना ही है, फिर कल मिलते हैं किसी और न्यूज़ के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।